तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 7th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 7th का जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका विज्ञान का विषय है, इसका एक इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 15 मार्च, जी हाँ बच्चों, 15 मार्च 2025 को जो आपका साइंस का फाइनल एग्जाम होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का, और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका यहाँ पर 17 मार्च को पेपर होगा। 17 मार्च 2025 को आपका यहाँ पर साइंस का यहाँ पर फाइनल एग्जाम होगा इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का। ठीक है, तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हो, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों को ये जो सैंपल पेपर है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस सैंपल पेपर की वीडियो को देखने से ना आपको दो बहुत ज़्यादा बड़े फायदे होने वाले हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि मेरा साइंस का यानी विज्ञान का जो पेपर होगा वो इस तरह से आने वाला है। और दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ सकते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है, हाई पॉसिबिलिटी है बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से कम 4 से 5 सैंपल पेपर और हम आपके लिए लेकर के आए, क्योंकि देखिए साइंस के हमने 4 से 5 सैंपल पेपर बना रखे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी पीडीएफ बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम 4 से 5 सैंपल पेपर की वीडियो लेकर के आए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आए, तो इस वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिएगा यस सर। सिर्फ इतना कमेंट कर देना है आपको, यस सर। ठीक है, इतना आप कमेंट कर दीजिएगा। और कितना कमेंट करना है? 500 से ज्यादा कमेंट करना है। अगर आप 500 से ज्यादा कमेंट कर देते हैं कि यस सर वीडियो लाइए इस तरह से करके, तो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, या फिर 500 कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 1700 लाइक्स कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। अगर आपने 1700 लाइक्स भी कंप्लीट करवा दिए इस वीडियो पर, तो मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 7th है, हमारा सब्जेक्ट है साइंस, जिसको हिंदी में आप विज्ञान विषय भी कहते हैं। और साइंस का जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 60 रहने वाले हैं, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर आपके पेपर पैटर्न की, तो देखिए बताया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य होने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कंपलसरी रहेंगे साइंस के अंदर। आपका प्रश्न पत्र जो होगा यानी क्वेश्चन पेपर जो होगा वो साइंस का, वो 3 खंडों के अंदर, 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ रहेगा, खंड क, ख और ग करके। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनके जो मार्क्स होगा वो आगे लिखा हुआ रहेगा कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। खंड क जो रहेगा, इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है। अभी जब हम सैंपल पेपर करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से आइडिया लगता हुआ जाएगा बच्चों। जो खंड ख रहेगा यानी सेक्शन बी रहेगा, उसके अंदर लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो खंड ग रहेगा यानी सेक्शन सी रहेगा, इसके अंदर योग्यता आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके आगे चले तो यहाँ पर बताया गया है इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है तथा कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर चुनिए। ठीक है, या उत्तर लिखिए करके। तो अभी हम सैंपल पेपर करेंगे तो आपको इस तरह के भी चीज़ों का आइडिया लगता हुआ जाएगा। बाकी अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैंने आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 15 और 17 मार्च को साइंस का यहाँ पर फाइनल एग्जाम होने वाला है क्लास 7th के बच्चों का, उनसे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उनका आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि एक परजीवी, जिसको इंग्लिश में आप पैरासाइट भी बोलते हैं, वो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डज अ पैरासाइट गेट इट्स न्यूट्रिशन। तो एक जो परजीवी होता है बच्चों, वो अपना जो पोषण प्राप्त करता है वो मेजबान जीव, ठीक है, उस होस्ट जो होता है उससे प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने जोक देखा होगा। अब आप बोलेंगे सर जी जोक क्या होता है? तो गांव वगैरह के अंदर ना बच्चों जोक हमें देखने को मिलता है। जो भैंस होती है हमारी, ठीक है, या फिर गाय वगैरह होते हैं, तो उनके ऊपर जाकर के शरीर पर चिपक जाता है वो जोक। ठीक है, वो काले काले कलर का होता है और वो खून पीना उनका काम होता है। वो एक तरह का पैरासाइट होता है। ठीक है, वो एक तरह का कीड़ा होता है, वो जाकर के ना गाय भैंस पे चिपक जाता है और उनका खून पीता है। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं यानी कि परजीवी होते हैं, वो अपने होस्ट यानी किसी और जीव पर चिपक करके उनसे अपना जो पोषण है, न्यूट्रिशन है, वो प्राप्त करते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको? हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है
कि विषम पोषण का उपयोग करने वाले 2 पौधे के नाम बताइए, ठीक है, या लिखिए करके। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम 2 प्लांट्स दैट यूज जो कि ट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो हो जाएगा आपका कूटा, अमरबेल और रेफ्लेशिया, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, कि क्या ऑडोमीटर तेज चलने वाले वाहन की गति मापने के लिए लगाया जाता है, सही है या गलत है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एन ऑडोमीटर इज फिटेड इन फास्ट मूविंग व्हीकल्स टू मेजर स्पीड, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। ऑडोमीटर दूरी मापने के मापता है, ठीक है, गति नहीं मापता है। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीड को मेजर नहीं करता है, तो ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी बराबर गति गुना क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा करेक्ट इक्वेशन बन जाएगा। आपने सुना भी होगा यहाँ पर कि स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है। किलोमीटर पर आवर के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, KMPH, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा रफ्तार जिसको हिंदी में कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि हिंदी प्रश्न है ये हमारा, ठीक है, मतलब हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ कि डैश एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथों को नुकसान से बचाता है, ठीक है। डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट्स डैमेज टू, तो ये फ्यूज होता है, ठीक है, ये डैमेज से बचाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। आपने देखा होगा जब भी कोई दिक्कत समस्या आती है तो फ्यूज निकाल दिया जाता है, जिससे कि जो विद्युत उपकरण वगैरह है ना, इस तरह से उनको बचाया जा सके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि स्टार्च पर लार की क्या क्रिया होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो देखिए अगर बात करें स्टार्च पर लार की क्रिया की, जो सलाइवा होता है उसका क्या हमें एक्शन देखने को मिलता है स्टार्च के ऊपर, तो वो इस तरह से लिखेंगे आप कि लार में उपस्थित एमाइलोज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किस पे तोड़ देता है बच्चों, माल्टोज में तोड़ देता है ये, ठीक है। सलाइवा आपको पता ही होगा क्या होता है। सेम यही क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है। चलिए अभी स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाएंगे। पहले हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, जैसे हमारा पेपर पैटर्न है उस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। लाइक करने के साथ साथ ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस वीडियो को देख पाएंगे और वो आपको धन्यवाद देंगे, ठीक है। तो धन्यवाद हमें लेते रहना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब सातवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि हल्दी सूचक का रंग लाल होना किसी पदार्थ की क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, सही है या गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। जो कि टर्मेरिक इंडिकेटर टर्निंग रेड इंडिकेट्स द बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स, तो ये सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है कि स्क्रीन पर बनने वाली छवि को डैश छवि कहते हैं। द इमेज फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डैश इमेज, ठीक है। तो ये रियल इमेज होता है। कोई भी स्क्रीन पर जब कोई छवि बनती है, कोई चित्र बनता है, कोई इमेज फॉर्म होता है, तो वो यहाँ पर हमारा रियल इमेज होता है, यानी कि वास्तविक हमारा यहाँ पर चित्र होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल सनलाइट। तो देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 यहाँ पर कलर्स होते हैं, जिसमें मेनली हमारा बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब आता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है या गलत है। तो हाँ, बर्निंग ऑफ अ वुड इज अ केमिकल चेंज, यस ट्रू हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमक को पानी में घोलना डैश परिवर्तन का उदाहरण है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश चेंज, तो ये फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, तो कमेंट करके बता दीजिएगा यस सर समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि क्या भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ बनता है, सही है या गलत है। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो ये फॉल्स हो जाएगा बच्चों, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कि भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जहाँ पर हमसे अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है ना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे के ए में क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि एक सरल
लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो यह लोलक 42 सेकंड में कितने दोलन करेगा। ठीक है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2s यानी कि 2 सेकंड, हाउ मैनी ऑस्किलेशंस विल इट कंप्लीट इन 42 सेकंड। तो देखिए दोलक की संख्या बराबर कुल समय बटे में आवर्तकाल, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये निकल कर क्या आ रहा है, ठीक है 42 सेकंड, तो वो यहाँ पर पहले ले लेंगे बटे में 2 बराबर में हमारा दोलन कितना निकल कर के आ जाएगा। तो दोलन जो निकल कर के आ जाएगा बच्चों वो 21 आ जाएगा। यहाँ पर दोलन है, माफी चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दोलनी गति के 2 उदाहरण दीजिए। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा घड़ी का पेंडुलम और दूसरा हो जाएगा झूला। ठीक है, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक एंड स्विमिंग। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है कि एक कार शहर ए से बी तक 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक कार है, मैं आपके लिए कार का ड्राइंग बना देता हूँ। मेरी ड्राइंग तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बताइएगा कि ये कैसी ड्राइंग है। ठीक है, ये कार है जो एक शहर जिसका नाम है ए और दूसरा शहर जिसका नाम है बी। ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी है 120 किलोमीटर, कितना 120 किलोमीटर, ये दूरी जो है ये कंप्लीट करती है 3 घंटे के अंदर। ठीक है, 3 घंटे में दूरी तय करती है। कार की औसत गति की गणना कीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में एक बार क्वेश्चन को देखेंगे कि अ कार टेक्स 3 आवर्स टू ट्रेवल 120 किलोमीटर बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो इसका जो एवरेज स्पीड है बच्चों वो हमें निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए औसत गति बराबर में दूरी बटे में समय रख देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल जाएगा। तो दूरी बटे में समय रखे तो 120 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर किया, बटे में कितना टाइम में किया, 3 घंटे में किया, तो निकल करके आ गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, ये हमारी सभी गाड़ियों में एक डिस्टेंस कैलकुलेट किया ही जाता है जो कि किलोमीटर पर आवर में किया जाता है। गूगल मैप भी अगर आप कभी खोलेंगे ना तो वहां पर दिखाएगा कि कितने किलोमीटर की रफ्तार से आप चल रहे हैं। कभी आप गाड़ी चलाएंगे जब बड़े हो जाएंगे तो, या आपके पिताजी या आपके बड़े भैया चलाते होंगे तो आप देखिएगा गाड़ी के अंदर ना शो करता है कितने किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चल रही है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकल कर क्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू 120 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर हमारा निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गति का मूल एसआई मात्रक लिखिए। राइट द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एमएस। ठीक है, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि बाज की गति 320 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी 320 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है बाज की। ठीक है, इस गति को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कन्वर्ट द स्पीड ऑफ अ फैल्कन 320 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे करेंगे जी, तो इसको देख लीजिए। 320 किलोमीटर पर आवर है बराबर में 320 गुने में 1000 भाग में 3600, तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा यहाँ पर 88.89 मीटर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित 4 विद्युत उपकरणों के नाम लिखिए। नेम द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो एक हो जाएगा आपका विद्युत इस्त्री। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हम हीट जनरेट करते हैं, है ना, और अपना काम निकाल लेते हैं। अगला हीटर होता है, हीटर से हम यहाँ पर आग वगैरह सेकते हैं ना, जिससे कि ठंडी में बहुत काम आता है। अगला होता है टोस्टर, टोस्टर से क्या करते हैं हम अपने ब्रेड वगैरह सेकते हैं। अगला होता है बल्ब। तो ये सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर, और 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है कि समतल दर्पण में निम्नलिखित शब्दों का सही प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने शीशा देखा होगा अपने घर में, जो आपका शीशा होगा जिसको इंग्लिश में हम मिरर कहते हैं, तो उसमें अगर आप कोई चीज देखेंगे तो आपको उल्टा दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपना कॉपी ले लीजिए या किताब ले लीजिए। ठीक है, और उस किताब के अक्षरों को आप अपने घर के मिरर में देखिएगा तो आपको अक्षर जो है, जो वर्ड्स लिखे हुए वो उल्टे दिखेंगे। तो उसी तरह से समतल दर्पण होता है बच्चों आपका, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो समतल दर्पण पर यहाँ पर ये जो दिया गया है, इस शब्द को अगर हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देख सकते हैं। ठीक है, दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा हमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ऐसा उल्टा दिखेगा। अगर हम कोई चीज सीधा सीधा देखते हैं, जैसे ये TAR लिखा हुआ है इस तरह से ना, तो ये उल्टा बिल्कुल दिखेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है,
ये यहाँ पर दिया गया है इस तरह से, पानी में कॉपर सल्फेट क्रिस्टल घोलना, भोजन का पाचन करना, ठीक है। अगला है पानी में बिना बुझा चूना मिलाना, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करना, इस तरह से ना, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में भी। तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका भौतिक, दूसरा हो जाएगा रासायनिक, तीसरा हो जाएगा रासायनिक और चौथा हो जाएगा रासायनिक, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि गैल्वेनीकरण क्या है। बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। व्हाट इज जो कि गैल्वेनाइजेशन, नेम द गैस प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग सोडा रिएक्ट विथ लेमन जूस, ठीक है। देखिए गैल्वेनीकरण क्या होता है, इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ये गैल्वेनीकरण कहा जाता है। जब लोहा होता है, कोई भी लोहा ले लीजिए, उस पर जब जिंक की परत, ठीक है, एक यहाँ पर लेयर चढ़ाया जाता है, तो ये गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया होती है। और अगर हम बात करें कि नींबू के रस में मिलाने पर, ठीक है, बेकिंग सोडा को नींबू के रस में मिलाने पर कौन सी गैस बनेगी, तो CO2 बनेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। इंग्लिश मीडियम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए। लिस्ट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो विद्युत चुंबक अगर आपको बनाना है तो लोहे की कील चाहिए आपको, आयरन नेल जिसको कहते हैं, तांबे की तार की कुंडली चाहिए, कॉपर वायर की एक कॉइल चाहिए, ठीक है, बैटरी चाहिए और स्विच चाहिए होगा। इससे आप यहाँ पर विद्युत चुंबक बना सकते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह से हम आपका अभी तो देखिए साइंस का आपका एग्जाम होना है, उसके लिए अगर आप डिमांड करेंगे तो 4 से 5 सैंपल पेपर अपलोड कर दूंगा और भी चीज़ें अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ साइंस के अलावा अगर मैं बात करूं तो संस्कृत सब्जेक्ट का भी आपका 18 मार्च को एग्जाम है, तो उसके लिए भी सैंपल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आपकी हाई डिमांड रहती है तो ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ जय भैया अपलोड करिए, तो जरूर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए कि विद्युत चुंबक कैसे बनाएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए लोहे की कील पर तांबे के तार की कुंडली लपेटें, ठीक है। अभी हमें इससे यहाँ पर क्या पूछा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगा। अगर हम ये चीज इकट्ठा कर लेते हैं तो अब हमसे पूछ रहा है कि ये चुंबक बनेगा कैसे। तो बनाने के लिए लोहे की कील पर तांबे के तार की कुंडली लपेटेंगे, ठीक है, इस तरह से गोल गोल टाइप का, और तार के सिरों को बैटरी से जोड़ दे, ठीक है। रैप अ कॉपर वायर कॉइल अराउंड एन आयरन नेल एंड कनेक्ट द वायर एंड्स टू अ बैटरी। इस तरह से हम यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि जब स्विच ऑन किया जाता है या बल्ब फ्यूज हो जाता है तो चुंबकीय कुंडली में क्या परिवर्तन होता है। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक कॉइल व्हेन द स्विच इज ऑन और द बल्ब इज फ्यूज। तो देखिए आंसर इस तरह से लिखना है, स्विच ऑन करने पर कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और कंपास की सुई विक्षेपित होगी, ये चीज हमें देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बल्ब फ्यूज होने पर परिपथ टूट जाएगा और चुंबकीय प्रभाव नहीं होगा बच्चों, तो ये चीज हमें देखने को मिलेगा। ये चीज आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि मानव पाचन तंत्र में उपस्थित उंगली जैसे प्रक्षेपों का नाम, स्थान और कार्य लिखिए, ठीक है। यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, नेम लोकेशन एंड फंक्शंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा विलाई। इसका स्थान कौन सा होता है, तो छोटी आंत की आंतरिक सतह में पाया जाता है। जो हमारा पेट के अंदर इस तरह से छोटी आंत होता है ना, इस तरह से वहां की आंतरिक सतह एकदम इंटरनल पार्ट में पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। जो भी हम खाना वाना खाते हैं तो उससे जो पोषक तत्व हमें मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है विलाई का। क्लियर है बच्चों, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं विलाई हो जाएगा इनर जैसे कि लिंगिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर रहता है ये, और जैसे कि एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, तो ये इसका काम होता है। क्लियर है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि लिटमस पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिडिक बेसिक एंड जैसे कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऑन लिटमस, ठीक है। तो देखिए इसका क्या हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अम्ल, नीला लिटमस लाल हो जाता है। क्षार की बात करें तो लाल लिटमस नीला हो जाता है। और उदासीनता की बात करें तो वो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। कोई भी लोहा आप देखते होंगे तो उसमें जंग क्यों लगता है, क्या उसमें रिक्वायरमेंट होता है रस्टिंग के लिए ऑफ आयरन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है और नमी की जरूरत होती है।
ठीक है, जब भी किसी लोहे के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में जा रहा हो और उसको नमी मिल रहा हो तो उसके अंदर रस्ट हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है, उसके अंदर जंग लग सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि लोहे की चीजों को ना पेंट किया जाता है। ठीक है, पेंट करने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर वो उसके अंदर ऑक्सीजन का कांटेक्ट टूट जाता है और उसके अंदर नमी मॉइस्चर नहीं जा पाता है, जिससे कि उसको जंग नहीं लगता होगा। आपके भी घर में या कहीं बाहर आप लोहे का गेट देखते होंगे तो अक्सर लोहे के गेट को पेंट किया जाता है। स्कूल का गेट देख लीजिए आप, स्कूल का गेट भी आपको पेंटेड मिलेगा, किसी न किसी कलर से, किसी न किसी डिजाइन से वो पेंट किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, जंग लगने को कैसे रोका जा सकता है? हाउ कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड? ठीक है, तो देखिए पेंट करना और गैल्वेनीकरण के द्वारा। एक तो मैंने आपको बता दिया पेंट करके यहाँ पर जंग लगने से रोका जा सकता है और गैल्वेनीकरण से यहाँ पर रोका जा सकता है। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जहां पर हमसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 13वां क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गद्यांश दे दिया है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें लिखना है। ठीक है, तो इस गद्यांश को लाइन टू लाइन में आपको पढ़ के बता देता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहली लाइन में क्या बोल रहा है कि पत्तियां पौधे में कई भूमिकाएं निभाती हैं। ठीक है, एक पौधे के अंदर, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए एक पौधा यहाँ बना देता हूँ, ये एक पौधा आप देख सकते हैं, इसका एक ये पत्ती मान लीजिए, ये एक इसका पत्ती है। ठीक है, या पत्ता जिसको आप कह सकते हैं, इंग्लिश में लीफ कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पौधे मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं और पानी जड़ों से तनों के माध्यम से पत्तियों तक जाते हैं। ठीक है, इसकी जो जड़ होता है यहाँ से पानी खींचता है पौधा, फिर ये ऊपर धीरे धीरे सब जगह फैलता है। पौधे हवा में बहुत सारा पानी छोड़ते हैं जो प्रकृति में जल चक्र में योगदान देता है। इस तथ्य का परीक्षण करने के लिए एक छात्र ने एक पानी से भरे गमले वाले पौधे की एक शाखा जिसमें पत्तियों का गुच्छा था उसको पारदर्शी पॉलीबैग से ढक दिया। उसने पौधे को धूप में रखा और अपने अवलोकन नोट किए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये गद्यांश दिया गया है। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से आपका पैसेज दिया गया है। इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन है कि छात्र ने क्या अवलोकन किया? व्हाट डिड द स्टूडेंट ऑब्जर्व? तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो पॉली बैग में पानी की बूंदे जो है वो दिखाई दी है। ठीक है, जिस पॉली बैग से, जिस पन्नी से उसने ढका था ना, उसके अंदर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है, छोटे छोटे बूंदे उसको दिखाई दी। वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर्ड इनसाइड द पॉली बैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, इसी पैसेज के बेसिस पर कि उपरोक्त गतिविधि में पानी की बूंदे किस कारण दिखाई देती है। ठीक है, वाई डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर इन दिस एक्टिविटी? तो वो वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपीरेशन जो होता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है उसके कारण यहाँ पर हमें पानी की बूंदे दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पैसेज के बेसिस पर है, इसी गद्यांश के आधार पर, कि जल वाष्प के द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड कॉल? तो इसको सघनन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? सघनन कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे कंडेंसेशन करके। ठीक है, कंडेंसेशन करके। ओके, अब यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देखिए, ये भी पैसेज के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर पैसेज यानी गद्यांश में क्या कहा जा रहा है कि एक पुराने घर की खोज के दौरान एक वैज्ञानिक को 2 बोतलें ए और बी में 2 तरल पदार्थ मिले। ठीक है, एक पुराने घर की खोज की जा रही थी, वहां पर एक साइंटिस्ट को ना 2 बोतल मिल गया। ठीक है, और उसके अंदर दोनों बोतल के अंदर अलग अलग तरह का पानी टाइप का पदार्थ था उसमें। उनकी प्रकृति जानने के लिए उसने लिटमस डाई का उपयोग किया। बोतल ए के तरल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया, जबकि बोतल बी के तरल पदार्थ ने लाल लिटमस का रंग नहीं बदला। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि बोतल ए के पदार्थ की प्रकृति क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बोतल ए? तो वो था क्षारीय। ठीक है, जो बोतल ने यहाँ पर, बोतल ए जो था जिसने लाल लिटमस को नीला कर दिया, वो यहाँ पर क्षारीय था। ठीक है, यानी कि बेसिक था। और अगला है हमारा, बोतल बी के पदार्थ की प्रकृति क्या नहीं हो सकती है? व्हाट कैन नॉट बी द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बोतल बी? तो वो क्षारीय नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, बोतल बी के पदार्थ की प्रकृति कैसे पता करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन बोतल बी? तो उसको चाइना रोज सूचक, ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर का उपयोग करके इसको पता हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 15वें क्वेश्चन के अंदर। ये भी आपका पैसेज के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पर जो पैसेज है, ये जो गद्यांश है, वो क्या कह रहा है कि पिन होल कैमरे में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड। ठीक है, प्रकृति में भी
एक दिलचस्प पिनहोल कैमरा होता है। जब हम पत्तेदार पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो धरती पर सूरज की रोशनी के गोल धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे वास्तव में सूर्य के पिनहोल प्रतिबिंब होते हैं। प्रकाश के संदर्भ में वस्तुएं अपारदर्शी, पारदर्शी या फिर परिभाषी हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या पूछ रहा है कि पिन होल कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हाउ डज द इमेज अपीयर्स इन अ पिन होल कैमरा। तो ये उल्टा दिखता है। ठीक है, उल्टा दिशा में, अपसाइड डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ये वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो क्या कहलाती है। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट लाइट कॉल्ड। तो ये अप्रकाशित वस्तुएं कहलाती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं। अगला अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है तीसरे का पार्ट ए में कि जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, प्रकाश की दिशा बदल जाती है। जैसे यहाँ पर आप एक मिरर रख दीजिए, एक शीशा रख दीजिए और यहाँ से टॉर्च मारिए इसके ऊपर या फिर फ्लैश लाइट जलाइए इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो प्रकाश की दिशा बदल जाएगी अगर हम यहाँ पर प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, लाइट जो है फॉल्स होता है मिरर के ऊपर तब। इसके अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि प्रकाश किस प्रकार की वस्तुओं से नहीं गुजर सकता। ठीक है, लाइट कैन नॉट पास थ्रू विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो प्रकाश जो होता है वो अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकता। जैसे मान लीजिए एक लकड़ी आप रख लीजिए, ठीक है, लकड़ी पर अगर आप लाइट मारेंगे तो वहां से प्रकाश गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो वहां से वो नहीं गुजर सकता है अपारदर्शी वस्तु से, जिसपे मतलब पारदर्शिता ट्रांसपेरेंट ना हो, वो उससे नहीं गुजर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइंस का सैंपल पेपर नंबर 1 जो था वो समाप्त होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए।